Good morning, students. Today I am here with the third lecture of digital communication, and today's topic is sampling theorem. Before starting this topic, first we have to know that what is sampling. Okay, तो ये वाला जो हमारा सैम्पलिंग का जो टॉपिक है, इसको कवर करने के लिए इसको कवर हम लोग 3 स्टेप्स में करेंगे. These are the 3 steps. First one is what is sampling. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सैम्पलिंग सैम्पलिंग क्या होता है. सेकंड वन इज द व्हाई सैम्पलिंग रिक्वायर्ड, सैम्पलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, एंड हाउ सैम्पलिंग इज परफॉर्म्ड, सैम्पलिंग को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे सैम्पलिंग प्रोसीजर कंप्लीट होता है. ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग ये समझिए कि सैम्पलिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल. सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसका यूज किया जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स को फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, अब ये सैंपल्स क्या होता है. जब हम कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल बनाते हैं, सपोज मैं आप लोगों के सामने एक साइनोसॉइडल सिग्नल ड्रॉ किया. ठीक है, जो भी ये साइनोसॉइडल सिग्नल है, अगर मैंने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टी लिखा है, दैट मींस ये टाइम डोमेन का सिग्नल है. तो कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल से मिलकर बनता है. ठीक है, जैसे ये सारे सैंपल्स हुए, जब इतने सारे सैंपल्स को आपस में कवर किया जाता है, आपस में कंबाइंड होते हैं, तब हमारी कोई भी साइनोसॉइडल वेव कंप्लीट होती है. ठीक है, तो एक साइनोसॉइडल वेव में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं. क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी इनफाइनाइट है, इसीलिए हमें जो भी साइनोसॉइडल वेव होती है वो हमें एक कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखती है. ठीक है, तो इस टाइप की जो वेव फॉर्म होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस सिग्नल. ठीक है, इसका एक दूसरा नाम एनालॉगस सिग्नल भी है. इसे हम लोग कंटिन्यूअस टाइम कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल भी कहते हैं. व्हाई इट इज नोन एज कंटिन्यूअस टाइम कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल? बिकॉज अगर आप लोग इस सिग्नल को देखेंगे तो यहाँ पे जो y एक्सिस है ये एम्पलीट्यूड को दिखा रही है, और जो x एक्सिस है वो हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है. जो हमारी x एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारी y एक्सिस है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है. तो एक पूरी साइनोसॉइडल कंटिन्यूअस सिग्नल तभी कंप्लीट होती है जब टाइम की हर एक वैल्यू पर हमको एम्पलीट्यूड की वैल्यू पता हो, टाइम की हर एक वैल्यू पर हमें एम्पलीट्यूड पता हो. ठीक है, तो अगर कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल होता है, जैसे मैं एक साइनोसॉइडल सिग्नल बनाया, तो अगर मैं आपसे टाइम की किसी भी एक टाइम इंटरवल में अगर आप लोगों से मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू पूछूं तो ये नोन है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस सिग्नल को कंटिन्यूअस टाइम कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल भी कहते हैं, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस है. ठीक है, और जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो इस टाइप के सिग्नल को कहा जाता है, इस टाइप के कंटिन्यूअस सिग्नल को कहा जाता है सैम्पलिंग सिग्नल. हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज ऑल्सो नोन एज सैम्पलिंग सिग्नल. ठीक है, ओके. तो जैसे आप लोगों को मैंने डेफिनेशन बताया, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल. तो जब कंटिन्यूअस सिग्नल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल को फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल में कन्वर्ट किया जाता है, तब कुछ इस टाइप के दिखते हैं. यहाँ पे तो हम सैंपल्स की क्वांटिटी को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट है. ठीक है, लेकिन जब हम इनको फाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे तब डेफिनेटली ये काउंटेबल है. क्लियर? तो जब हम इसको काउंटेबल नंबर ऑफ सैंपल्स में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सैम्पलिंग, जिसके थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्लियर बात है यहाँ पे? अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो भी सैंपल्स का ये जो लाइन है ये एक सैंपल है. यहाँ पे जो सैंपल का जो एम्पलीट्यूड है, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के एम्पलीट्यूड है. ठीक है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में ये डिस्क्रीट है. क्लियर बात? तो इसीलिए जो हमारा इस टाइप का सिग्नल है, इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल, और डिस्क्रीट सिग्नल, और सैंपल्ड सिग्नल. क्लियर बात? सैम्पलिंग प्रोसेस में जो इनपुट दिया जाता है उसे कहा जाता है सैम्पलिंग सिग्नल. सैम्पलिंग प्रोसेस के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज नोन एज सैंपल्ड सिग्नल. क्लियर? ओके, द सेकंड पॉइंट इज व्हाई सैम्पलिंग इज रिक्वायर्ड. आखिर सैम्पलिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ठीक है, इसे जानने के लिए हम लोगों ने जो पिछली क्लास में एक टॉपिक कवर किया था, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, उसमें सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा. जब हम लोगों ने पिछला टॉपिक बताया था, जब मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किया था सैम्पलिंग का, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि एक सैम्पलिंग में सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, देन सोर्स एनकोडर होता है, देन चैनल एनकोडर होता है, देन मॉड्यूलेटर होता है, देन चैनल, देन डीमॉड्यूलेटर, चैनल डिकोडर, सोर्स डिकोडर एंड डेस्टिनेशन. ठीक है, ये हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है. अब इसके जो पहले वाले ब्लॉक की तरफ अगर मैं आऊं, दैट इज इंफॉर्मेशन सोर्स. सो इंफॉर्मेशन सोर्स मैंने आपको बताया था, दिस सोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट इंफॉर्मेशन.
जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो इस ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये ब्लॉक में कौन कौन से 3 वर्क होते हैं मैंने आप लोगों को बताया था। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन जनरेशन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो भी जनरेट होती है, जनरेट करने का काम यहाँ पे होता है। अब जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, एक ध्यान दीजिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसको प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले हमें उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर बात। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो जब वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, देन हम उस इंफॉर्मेशन को बाय यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम उसे आगे सोर्स एनकोडर को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो भी हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, यहाँ पे ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म होता है। पहला इंफॉर्मेशन जनरेशन का काम होता है, ठीक है। देन जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसड्यूसर का यूज होता है। देन जब हमारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट मींस इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज और इन फॉर्म ऑफ करंट, जब हमारी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगी, देन बाय यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वी कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म। देन बाय यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हम इसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था। अब यहाँ पे आप लोग एक ब्लॉक देखेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन में। जब भी हमें किसी भी सिग्नल को प्रोसेस करना होता है तो सबसे पहले हमें उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो जब भी किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसमें 3 प्रोसेस अप्लाई करता है। कौन कौन से 3 प्रोसेस हैं? फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग। कौन से 3 प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? सबसे पहला ऑपरेशन होता है सैम्पलिंग का। देन द सेकंड ऑपरेशन होता है क्वांटाइजेशन। सेकंड ऑपरेशन को कहा जाता है क्वांटाइजेशन, ठीक है। और थर्ड ऑपरेशन होता है हमारा एनकोडिंग। ध्यान रखिएगा, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होते हैं उसमें 3 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग, ठीक है। अब आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि मुझे यहाँ पे इस ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे ये बताना था कि सैम्पलिंग की जरूरत ही हमें स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सैम्पलिंग हमें स्टडी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे टॉपिक में एक सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो कभी भी हमें किसी भी एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले सैम्पलिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट of our topic is how sampling is performed, ठीक है। सैम्पलिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सैम्पलिंग ऑपरेशन जानने से पहले आप लोग ये जानिए कि सैम्पलिंग एक जस्ट मल्टीप्लायर की तरह सैम्पलिंग ऑपरेशन होता है। इसमें एक सैम्पलिंग सिग्नल होता है जिसे हम लोग मैसेज सिग्नल भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कह सकते हैं, ठीक है। एक मैसेज सिग्नल होता है, एक इम्पल्स सिग्नल होता है। जब मैसेज सिग्नल और इम्पल्स सिग्नल को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है देन हमें सैंपल्ड सिग्नल मिलता है। सैंपल्ड सिग्नल को ST से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी इम्पल्स सिग्नल होता है उसे डेल्टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जिस भी सिग्नल को सैंपल करना होता है, जिस भी मैसेज सिग्नल को सैंपल करना होता है उसे हम लोग MT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग टाइम डोमेन में देखें तो टाइम डोमेन में जो भी हमारा सैंपल्ड सिग्नल होगा वो हमारा हो जाएगा ST इक्वल टू MT डॉट डेल्टी, ठीक है। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में SF जो भी सैंपल्ड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन है, स्ट्रक्चर है, SF इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा MF कन्वॉल्व विद डेल F, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम डोमेन में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के कन्वोल्यूशन के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक दैट मीन्स पूरे की पूरी सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए हमें एक मैसेज सिग्नल चाहिए, हमें एक डेल्टा सिग्नल चाहिए और उनके बीच में सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग मैसेज सिग्नल को एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर हम एक मैसेज सिग्नल लेते हैं, सपोज वी कंसीडर अ लो पास मैसेज सिग्नल, ठीक है। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सैम्पलिंग थ्योरम फॉर बैंड लिमिटेड लो पास सिग्नल, ठीक है। यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सैम्पलिंग थ्योरम फॉर बैंड लिमिटेड लो पास सिग्नल, ठीक है। लो पास सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसमें लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड जो होती है वो 0 होती है। ऐसे सिग्नल को हम लोग लो पास सिग्नल कहते हैं, ठीक है। बैंड पास सिग्नल ऐसे सिग्नल को कहते हैं जिसमें जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है वो 0 ना होकर कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी होता है।
क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे सबसे पहले सैम्पलिंग करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक मैसेज सिग्नल, तो हम अभी मैसेज सिग्नल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक मैसेज सिग्नल लिया, मैंने एक साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल लिया, कुछ इस टाइप का साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल लिया जिसका एम्पलीट्यूड a से -a तक वेरी हो रहा है। अगर इसी साइनोसॉइडल सिग्नल को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, j2 पाई fmt प्लस j माइनस j2 पाई fmt, और बाई टू को मैंने कॉमन निकाल के बाहर ले लिया, ठीक है। जब हम इस मैसेज सिग्नल को एमटी को जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। जब भी किसी मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाता है तो जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है वो हमारे इस टाइप के डेल्टा सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जितना भी एक्सपोनेंशियल का पावर होता है वो शिफ्टिंग वर्जन में आ जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर del f minus fm and because of this minus fm we write here del f plus fm। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो जब हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन स्ट्रक्चर होता है इस माइनस, जब यहाँ पे f प्लस एफ एम है तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ एम, तो माइनस एफ एम दैट मीन्स जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो माइनस एफ एम में मुझे a/2 का एक डेल्टा स्ट्रक्चर मिलेगा। वैसे यहाँ पे है f माइनस एफ एम इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मुझे f की वैल्यू f m मिलेगी। तो जब मैं f की वैल्यू को पुट अप करूंगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्सेस में, जब मैं f की वैल्यू को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्सेस में पुट करूंगा तो f m में मुझे a/2 का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग थ्योरम फॉर बैंड लिमिटेड लो पास सिग्नल, ठीक है। इस टर्म में ये टर्म यहाँ पे हाईलाइटेड है, ध्यान रखिएगा। बैंड लिमिटेड, बैंड लिमिटेड मींस देयर इज नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हायर देन एफएम, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जो भी हम लोगों ने मैसेज सिग्नल लिया है उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर एफएम से ग्रेटर नहीं है तब हम इस सिग्नल को बैंड लिमिटेड सिग्नल कहते हैं। और किसी भी बैंड लिमिटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसको कोई एक बॉन्डेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है। वो आइदर एक ट्रायंगुलर फॉर्म में हो जाए, एक स्क्वायर फॉर्म में हो जाए और कोई भी एक फॉर्म में हो जाए, बस हमें उसको बॉन्डेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी हमारे स्ट्रक्चर है हमने उसको कुछ बॉन्डेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जैसे आप लोगों को यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 0 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफएम है। क्योंकि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ पे 0 है इसलिए हम लोग इस सिग्नल को, जो भी हमारा ये सिग्नल है, हम लोग इसको लो पास सिग्नल कह रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जब हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन स्ट्रक्चर देखा तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमें यहाँ पे 0 मिला। क्लियर है? तो जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है हम लोग मैसेज सिग्नल डिस्कस कर लिया। ये मैसेज सिग्नल का टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है और ये मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हुआ। क्लियर है? यहाँ पे इसको हम लोग लो पास सिग्नल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो भी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो 0 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफएम, और हम जानते हैं बैंडविड्थ इक्वल टू होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। दैट्स व्हाई बैंडविड्थ इक्वल्स टू एफएच माइनस एफएल इक्वल्स टू जो हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ओके, अब जब हमें जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जब भी हम लोग सैम्पलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें एक इंपल्स सिग्नल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इंपल्स सिग्नल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इंपल्स सिग्नल का हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, डेल टी इक्वल टू मैंने एक इंपल्स सिग्नल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इंपल्स सिग्नल होता है वो सिर्फ एक 0 टाइम ड्यूरेशन में 0 इंटरवल में ही उसका एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो हमारा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक पूरा वेरी हो रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इस मैसेज सिग्नल के साथ इस डेल्टा सिग्नल को मल्टीप्लाई करना होगा तो इस डेल्टा सिग्नल की मुझे एक ट्रेन बनानी होगी, एक पूरे के डेल्टा सिग्नल माइनस इनफाइनाइट से लेकर इस प्लस इनफाइनाइट तक मुझे एक ट्रेन बनानी होगी, ठीक है। तो जब मैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की एक ट्रेन बनाता हूं उसमें मैंने टीएस टाइम इंटरवल में डेल्टा सिग्नल रिप्रेजेंट किया है, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पल्स ट्रेन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल टी माइनस एन टी एस, ठीक है। यहाँ पे जो n है ये सैंपल के इंस्टेंस है, दैट मीन्स अगर मैं n की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो डेल टी दैट मीन्स हमें बीच वाला ये वाला सैंपल मिलेगा, ठीक है। जब मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दूंगा तो क्या हो गया, t माइनस स्मॉल t माइनस टी माइनस टी एस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्मॉल t क्या हो जाएगा, ts, दैट मीन्स जो हमारा डेल्टा सिग्नल है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, वो ts में एग्जिस्ट करेगा। फिर मैं जब n की वैल्यू 2 रखूंगा तो मुझे 2ts मिल जाएगा। फिर जब मैं सबको समेशन मतलब सबका कॉम्बिनेशन है, जब हम सबको कंबाइन करेंगे तो मुझे इस टाइप की कुछ वेवफॉर्म मिल जाएगी।
ठीक है। अब क्योंकि ये भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है और जो हमारा मैसेज सिग्नल था वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, अब दोनों को मैं इजिली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मैसेज सिग्नल को एज वेल एज डेल्टा सिग्नल को, तब हमें सैंपल्ड सिग्नल मिलेगा। तो हम अब दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एस टी इक्वल्स टू मैंने लिखा है एम ऑफ टी डॉट समेशन ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल टी माइनस एन टी एस। यहाँ पे प्रोडक्ट साइन दैट मीन्स अब हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं जो हमारा एन टी है ये समेशन के अंदर आया तो यहाँ पे ये एन टी एस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे जो हम लोगों ने n की है, n के हम लोग डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। n के हम लोग सबसे पहले वैल्यू रखे n इक्वल्स टू 0। जब हम लोग n इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोगों ने 0 रखा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो ये डेल टी हो जाएगा, यहाँ पे भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स मैसेज सिग्नल की एट टाइम इंस्टेंस 0 पे एम्पलीट्यूड और डेल्टा सिग्नल का टाइम इंस्टेंस 0 पे एम्पलीट्यूड क्या होगा। अगर ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, तो मैसेज सिग्नल का 2 पे एम्पलीट्यूड ये होगा। ठीक है, और जो हमारा डेल्टा सिग्नल है, डेल्टा सिग्नल का 0 पे एम्पलीट्यूड ये होगा। ठीक है, इसको कुछ हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया, 0 टाइम इंस्टेंस में मैसेज का एम्पलीट्यूड और 0 टाइम इंस्टेंस में डेल्टा का एम्पलीट्यूड। जब हम ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, मैसेज सिग्नल प्लस डेल्टा जो भी हमारा 0 टाइम इंस्टेंस में डेल्टा सिग्नल, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिल गया। वैसे ही जब हम लोग n इक्वल्स टू 1 पुटअप करेंगे, हम लोग n इक्वल्स टू 1 कहाँ पुटअप कर रहे हैं, हम लोग n इक्वल्स टू 1 हम लोग यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, यहाँ हम लोग n इक्वल्स टू 1 पुटअप कर रहे हैं। जब n इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम टी एस मतलब मैसेज सिग्नल टी एस टाइम इंटरवल पे एम्पलीट्यूड प्लस डेल्टा सिग्नल का टी एस टाइम इंटरवल पे एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मैसेज सिग्नल का टी एस पे एम्पलीट्यूड और डेल्टा सिग्नल का टी एस टाइम इंटरवल पे एम्पलीट्यूड, जब मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला सैंपल मिलेगा। वैसे ही जब हम n के डिफरेंट वैल्यूज को, जब हम n की वैल्यूज को माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक पुटअप करते जाएंगे लगातार, तो हमें बहुत सारे सैंपल्स मिलेंगे। ठीक है, और जब हम ये सारे सैंपल्स को रिप्रेजेंट करें, डैश डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जो हमारे एक कुछ डिस्क्रीट सैंपल से मिलकर बना हुआ है। क्लियर बात, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कंटिन्यूस सिग्नल को हमें डिस्क्रीट में चेंज करना है तो हमें उसको इम्पल्स सिग्नल से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल्ड, ये इस एसटी को हम लोग कहते हैं सैंपल्ड सिग्नल, और क्योंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में है तो ये सैंपल्ड सिग्नल का टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर बात, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन देखने जाते हैं तो हम जानते हैं कि टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन पे हमने क्या किया था, मैसेज सिग्नल को और जो हमारी पल्स ट्रेन थी डेल्टा की, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहिए तो हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो जो एमटी है वो हमारे एमएफ में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कॉन्वोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, और जो डेल टी माइनस एन टी एस है ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब जब 1/ts को हम लोग fs मेंशन कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे fs मेंशन कर दिया, जो अंदर का जो टर्म है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर है। बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये जो समेशन ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक का ये जो टर्म है, बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम इसको इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डेल्टा सिग्नल को जब किसी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो सिग्नल डेल्टा के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे डेल्टा की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें कुछ ये वाला इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा इक्वेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल्ड सिग्नल। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल्ड सिग्नल। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, n के डिफरेंट वैल्यूज पुटअप करते गए। जब हमने यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुटअप किया तो हमें यहाँ पे m ऑफ f मिला। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि जो भी हमारा मैसेज सिग्नल था, उसका जब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डोमेन स्ट्रक्चर देखा था, जो भी हमारा मैसेज सिग्नल था जो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन स्ट्रक्चर देखा था, तो वो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो जब हम लोगों ने n इक्वल्स टू 0 पुटअप किया तो हमें f इक्वल्स टू 0 में हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करना होगा, तो हमने वैसे ही ड्रॉ किया। जब हम लोग n इक्वल्स टू 1 पुट अप करेंगे, दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे f माइनस एफ एस, दैट मीन व्हेन वी पुट f माइनस एफ एस इक्वल्स टू 0 देन वी गेट फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू एफ एस। दैट मीन्स जो भी हमारा मैसेज सिग्नल था वो कितना शिफ्ट होगा, अब वो फ्रीक्वेंसी एफ एस से शिफ्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे वो 0 के अकॉर्डिंग वो आप लोगों को इक्विवेलेंट दिख रहा है दोनों साइड में,
इक्वलेंट फिगर दिख रहा है आप लोगों को। जीरो, जैसे ये जीरो पर हमारा जो वेव फॉर्म बनी है, जब हम उसको शिफ्ट करेंगे तो वो अब एफएस के अकॉर्डिंग बन जाएगी। तब हमारी जो अब ये वेव फॉर्म है वो एफएस के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिखेगी। यहाँ पे जो जीरो थी, अब वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफएस शिफ्ट हो जाएगा तो वो एफएस के अराउंड बन जाएगी। वैसे जब हम लोग n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 4 पुट अप करेंगे, तब हमें कुछ इस टाइप की एक वेव फॉर्म मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो y एक्सिस है वो हमारी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हमारी y एक्सिस है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और एम्पलीट्यूड हमारा fs रहेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे समेशन के बाहर यहाँ पे fs लिखा हुआ है। तो जो जितने भी हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में जितने भी हमें स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सबका जो एम्पलीट्यूड होगा वो fs मिलेगा। इतना स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो FM से लेकर माइनस FM तक बना है। अगला स्ट्रक्चर जो हमारे ये वाला स्ट्रक्चर था वो FS के अराउंड शिफ्ट हो गया। तो जो जीरो वाला पॉइंट था वो FS में आ गया है, और जो ये वाला पॉइंट था वो कहाँ पे हो जाएगा, FS प्लस FM में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस FM है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और FM हो जाएगी, तो ये हो जाएगा FS प्लस FM। वैसे ही यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस FM थी, यहाँ से यहाँ तक माइनस FM फ्रीक्वेंसी शिफ्ट था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी माइनस FM फ्रीक्वेंसी होगी, दैट मीन्स FS माइनस FM हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिलता है तो हम यहाँ पे 3 कंडीशंस अप्लाई करते हैं। पहले हम ये लेते हैं कि जो भी यहाँ पे जो दूसरा स्पेक्ट्रम है, ये हमारा पहला स्पेक्ट्रम हुआ, बेस स्पेक्ट्रम हुआ, ये हमारे साइड स्पेक्ट्रम हुए, साइड लोब्स हुए। तो जो हमारे साइड स्पेक्ट्रम है इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारी fs माइनस fm है, हम पहले ये मान के चलते हैं कि जो fs माइनस fm है ये इससे ग्रेटर है, fm से ग्रेटर है, जैसे हमने यहाँ कंसिडर किया। व्हेन fs माइनस fm इज ग्रेटर देन fm, देन वी गेट fs इज ग्रेटर देन 2fm। ठीक है, ये जो माइनस FM टर्म है वो दूसरे साइड आ जाएगा। दिस फ्रीक्वेंसी एट दैट टाइम, दिस FS इज नोन एज ओवर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस FS इज नोन एज ओवर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ओवर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ FM। ठीक है, तो जब हम FS की वैल्यू ग्रेटर देन 2FM रखेंगे तब हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे, जब हमें बेस स्पेक्ट्रम और साइड लोब स्पेक्ट्रम के बीच में कुछ डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम fs की वैल्यू को एग्जैक्ट इक्वल्स टू fs माइनस fm इक्वल्स टू एग्जैक्ट fm रखते हैं, दैट मीन्स कुछ ये वाला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। जब हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये है 0, ये है fm और ये है माइनस fm। ठीक है, और ये है हमारा fs, तो डेफिनेटली ये वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारा fs प्लस fm, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा fs माइनस fm। तो हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मींस fs माइनस fm इक्वल्स टू fm। तो हमने ये कंडीशन ली है fs माइनस fm इक्वल्स टू fm, देन वी गेट fs इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ fm। ठीक है, ये जो हमारी सैम्पलिंग है, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसे कहा जाता है एग्जैक्ट सैम्पलिंग। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम होता है नाइक्विस्ट सैम्पलिंग, और इसे नाइक्विस्ट रेट भी कहा जाता है। व्हेन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ fm, एट दैट टाइम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और नाइक्विस्ट रेट। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अब हम लोग तीसरा पैरामीटर लेते हैं। हम लोग तीसरा पैरामीटर, तीसरा पॉइंट क्या लिए, अब हम लोगों ने लिया कि ये जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, अब वो fs माइनस fm जो है, अब वो इस fm से कम है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे लिया fs माइनस fm इज लेस देन fm, एट दैट टाइम वी गेट fs इज लेस देन ट्वाइस ऑफ fm। This sampling is known as error sampling और false sampling और under sampling, और सबसे important जो आप लोगों को याद रखना है aliasing sampling, aliasing error। ठीक है, क्यों इसे aliasing error क्यों कहा जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ये हमारा जीरो फ्रीक्वेंसी, ये हमारा जीरो है, ये हमारा FM फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा माइनस FM फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा ये पॉइंट, ये फ्रीक्वेंसी हमारी FS, ये फ्रीक्वेंसी हुई मेरी FS प्लस FM, और ये फ्रीक्वेंसी हुई हमारी FS माइनस FM। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने इस पॉइंट पर लिया था कि fs माइनस fm इज लेस देन fm, fs माइनस fm इज लेस देन fm। तो इस समय क्या होगा कि दो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बीच में कॉलिजन होगा, दो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपस में किसी पॉइंट पे मर्ज हो जाएंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो जब दोनों फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपस में मर्ज हो जाएंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी, इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। ठीक है, इस इफेक्ट को ही कहा जाता है एलाइजिंग इफेक्ट, याद रहेगा। ठीक है, तो
इसके बेसिस पे ही तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कभी भी अगर हमें सैम्पलिंग अगर हमें करना होगा तो जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो आइदर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 FM से ज्यादा होनी चाहिए, आइदर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 FM होनी चाहिए। ठीक है, जब हम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 FM रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 FM रखेंगे तो हमें जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, हमारी मेन जो हमारा मैसेज सिग्नल है, मेन जो मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन है वो तो इसी बैंड में कवर्ड है, यही हमारा मेन फ्रीक्वेंसी बैंड है। ठीक है, तो जब हम इस मेन फ्रीक्वेंसी बैंड से इस साइड लोब्स को हटाना चाहेंगे तो हमें एक प्रिसाइज लो पास फिल्टर की जरूरत पड़ेगी। हमें एक इतनी प्रिसाइज लो पास फिल्टर की जरूरत पड़ेगी जो एग्जैक्टली यहां से लेकर यहां तक की फ्रीक्वेंसी को ही कट करे और बाकी को सप्रेस कर दे। ठीक है, तो जब भी हम लोग सैम्पलिंग के दौरान हम लोग नाइक्विस्ट रेट का यूज करते हैं, दैट मीन्स जब भी हम लोग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ fm लेते हैं, उस समय हमें मैसेज सिग्नल को वापस रिकवर करने के लिए एक आइडियल लो पास फिल्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई भी फिल्टर आइडियल नहीं हो सकता, दैट्स वाई सैम्पलिंग के लिए हम हमेशा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू को ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ FM रखना है, ताकि अगर हमारा फिल्टर आइडियल ना भी हो, अगर हमारा फिल्टर कुछ यहां से लेकर यहां तक की भी फ्रीक्वेंसी को अगर कट करता है तब भी हमारे मैसेज सिग्नल की कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स के बेसिस में हमने देखा कि जो भी मैसेज की फ्रीक्वेंसी अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 FM होगी तब भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, लेकिन ये एकदम प्रिसाइज वैल्यू होना चाहिए आइडियल लो पास फिल्टर की जब हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा मैसेज को। आइदर जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ FM से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं आपस में तो हमें मिलता है जो भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FM। जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FM होती है। तो इसी स्टेटमेंट के, इसी जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इसी के बेसिस पे सैम्पलिंग थ्योरम बनाया गया है। सैम्पलिंग थ्योरम फॉर लो पास फिल्टर होता है, ध्यान रखिएगा, सैम्पलिंग थ्योरम फॉर लो पास फिल्टर होता है, लो पास सिग्नल होता है अ बैंड लिमिटेड सिग्नल। अब बैंड लिमिटेड क्यों? क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमने मैसेज सिग्नल को एक बॉन्डेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था। वो बॉन्डेड स्ट्रक्चर इसीलिए प्रोवाइड किया गया था क्योंकि हम ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FM से ग्रेटर नहीं होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बैंड लिमिटेड टर्म हियर। तो जो भी हमारा सैम्पलिंग थ्योरम है, सैम्पलिंग थ्योरम का एक आइडियल डेफिनेशन ये होती है, अ बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी which has no frequency component higher than FM hertz is completely described by is sampled which is separated by 1/2 FM second। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग सैम्पलिंग करेंगे तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा 2/FM से जो भी हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसके ट्वाइस से ज्यादा होनी चाहिए। सपोज अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सपोज वी आर कंसिडरिंग अ मैसेज सिग्नल MT इक्वल टू 2 cos 50 pi t। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये किसका, ये 2 पाई FT होता है, दैट मीन्स 2 पाई F की जगह यहाँ पे 50 पाई लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2F इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 50 बोल सकता हूँ तो F इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, F इक्वल टू 25 मिल गया। दैट मीन्स जो भी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे 25 मिल गई है। ठीक है, तो जब हमें इस मैसेज सिग्नल को जब हमें सैंपल करना होगा तो मिनिमम जो हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 2 FM, दैट मीन्स मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज होनी चाहिए और अदरवाइज जो हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज होनी चाहिए। ये हमारा सैंपलिंग थ्योरम होता है। ठीक है, सैंपलिंग थ्योरम का एक दूसरा स्टेटमेंट और होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। According to sampling theorem, a band limited signal of finite energy which has no frequency component higher than FM hertz is completely recovered from the sample if sampling rate is higher than twice of FM। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये हमारे कहलाते हैं सैम्पलिंग थ्योरम फॉर लो पास सिग्नल। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा होगा सैम्पलिंग थ्योरम फॉर बैंड पास सिग्नल। ठीक है, थैंक यू सो मच।